अपने 1950 को जो हम लोगों ने संविधान बनाया, उस संविधान के आधार पर चल सकते हैं। ये वहां से तुष्टीकरण शुरू होता है, लेकिन उसकी जो पराकाष्ठा है और उस संविधान को जो कुचलने का, उस लोकतंत्र को जो कुचलने का काम होता है, वो इस देश की उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता वो 25 जून 1975 को करती है। अब आप देखिए, आज वो कहते हैं कि ये सरकार न्यायालय का सम्मान नहीं कर रही है, वो कहते हैं सरकार संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। आखिर बताइए, अगर इधर 10 वर्षों से हमारी सरकार है, 6 वर्ष अगर अटल जी ने सरकार चलाई, कुछ टाइम हमारी और भी कोलिशन गवर्नमेंटें रही होंगी 1 साल की, एक भी वाक्य कहीं भी संविधान का उल्लंघन किया हो या लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया, कहीं नहीं इतिहास मिलेगा। लेकिन कल्पना करिए, अगर हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, इस चुनाव में अनियमितता हुई है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वो रात ही काली नहीं थी, बल्कि काली रात के बाद सूर्य की रोशनी में जगमगाता अगला दिन भी एक कालेपन को लिया हुआ था। एक कालिक के साथ सूर्योदय का उदय हुआ और ये कालापन, ये कलंक लोकतंत्र पर थोपे गए आपातकाल के साथ था। 25 जून 1974 तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करी और उसके बाद शुरू हुआ दमन चक्र। बड़े नेताओं को, देश के बड़े नेताओं को जेलों में डालने का, नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का, लोकतंत्र को जमींदोज करने का, संविधान का मान-मर्दन करने का, ये तमाम बातें विपक्ष ने 25 जून 1975 के बाद से आज 25 जून 2024 तक लगातार कही जा रही हैं। और जब 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद संसद का पहला अधिवेशन 24 जून 2024 को शुरू हुआ, तो उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की पुस्तक के साथ लोकतंत्र की मान मर्यादा और संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में आपातकाल का जिक्र किया। इसके जवाब में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मौजूदा दौर को अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी। उन नेताओं ने हाथ में संविधान की प्रतियां ली और इसको लेकर एक लंबी बहस देश में चल निकली है, संवैधानिक आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल। लेकिन आज 25 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी देश भर में काला दिवस मना रही है। उत्तराखंड के तमाम 13 अन्य जिलों के साथ चंपावत जिले में भी काला दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि लोकतंत्र को कांग्रेस ने संवैधानिक मर्यादाओं या संवैधानिक कायदे कानूनों का उल्लंघन करके, उनको ताक पर रख के भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बार बार इस बात की याद दिला रहा है कि नरेंद्र मोदी के काल में 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार के दौर में लोकतंत्र कमजोर किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है और एक प्रकार से अघोषित आपातकाल लादा गया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी, सरकार इसका विरोध करते हैं और इन मसलों को, जो आपातकाल और इस समय के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी से। जून 2024 चूँकि 49 साल पूरे हो गए हैं आपातकाल की याद में, जो आरोप कल 18वीं लोकसभा के पहले दिन इंडिया गठबंधन ने लगाया, एक तो अघोषित आपातकाल और संविधान की पुस्तकों को लेकर जिस तरह से संविधान बचाओ की बात हुई और संविधान पर हमला है, ये चुनावी मुद्दा बना और इस मुद्दे को अयोध्या यानी कि जो फैजाबाद की लोकसभा सीट थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा मिला।
उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ली गई, तो क्या ये मैसेज जा रहा है कि एक आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया 1975 में, और एक आपातकाल अघोषित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार में बीते 2014 से 2024 के दौर में, जो आरोप विपक्ष ने लगाया? नहीं, पहली बात तो मैं विपक्ष से और विशेष करके कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो वो कहते हैं अघोषित आपातकाल है, अगर इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल होता तो क्या जो विपक्षी दल के लोग हैं इस तरह से प्रधानमंत्री को गाली देते क्या? इस तरह से जो है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को, देश को नीचा दिखाने का काम करते क्या? क्या देश की प्रमुख पार्टी का नेता राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर के, न्यूयॉर्क में जाकर के देश के खिलाफ बोलता क्या अगर कोई आपातकाल होता तो? लेकिन उसी के का कंपैरिजन आप करेंगे तो जब देश में आपातकाल लगाया गया था, चंपावत के चौराहे पर अगर एक व्यापारी कहता था इंदिरा जी ने एक काम गलत किया है तो उस पर मीसा और अनेकों जो है कि धाराएं लगा करके उसको गिरफ्तार कर दिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि जिस अघोषित आपातकाल की आप बात कर रहे हो, एक तो उदाहरण दे दो, प्रामाणिकता के आधार पर बताइए कि भाई कौन सा आपका उत्पीड़न किया गया है। आप चोरी करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, आप देश की संपत्ति को लूटोगे और कोर्ट निर्णय दे रहा है, कोर्ट निर्णय दे रहा है कि भाई इनको जेल पे रखो, और कोर्ट से कई लोग तो सजा भी पा चुके हैं। ये आपातकाल है क्या? आपातकाल तो जो लगाया था, जो लोकतंत्र की हत्या की थी, उसके हमने प्रमाण दिए ना। एक सरकार ने अगर कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई तो आपने 4 सरकारें बर्खास्त कर दी। वो था ना अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल तो वो था। ये संविधान की कॉपी लेकर के इसी कमरे से निकल करके संसद में जाके बताना कि साहब ये आपातकाल है, तो ये कोई इसको स्वीकार थोड़ा ना करेगा, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक एक बात का जवाब देने के लिए हमारे बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता इस कांग्रेस पार्टी के एक एक विषय का खंडन करेगा और एक एक विषय को प्रामाणिकता से रखेगा और पूरे देश को बताएगा कि ये लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के समय में धारा 356 का घनघोर दुरुपयोग हुआ है, और ये बात सच भी है कि 56 साल में उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के जो पहले टेन्योर में 2 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धारा 356 लगाई गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और राष्ट्रपति को लेकर बड़ी गंभीर टिप्पणी करी थी कि राष्ट्रपति राजा नहीं हो सकता है। तो वही तेवर जो कांग्रेस के थे, क्या वो बाद की सरकारों के नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों में अंतर है। भाई जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण क्या था, उस कारण को आप देखिए। जो दल सरकार चला रहा था उस दल के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने दल तोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई, और कांग्रेस पार्टी खुद ही जो है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही थी। और कांग्रेस पार्टी का नेता ये कहते हुए पकड़ा गया कि भाई इस प्रदेश को बेच दो, लूट दो, बर्बाद कर दो, लेकिन मेरी सरकार को बचा दो। इतनी अराजकता की स्थिति अगर प्रदेश के अंदर बनती है तो ऐसी अराजकता में केंद्र का दायित्व बनता है कि भाई उस अराजकता से प्रदेश के जनता को निजात मिले। उस निजात के लिए हमने वो काम किया, प्रामाणिकता थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको नहीं माना तो हम भी उस पर वो हो गए। दलबदल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की का स्टैंड क्या है? चूँकि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ का उपचुनाव हो रहा है, वह प्रत्याशी के जो 2022 के फरवरी में चुनाव हुए थे, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, आज वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और सरकार में भी कम से कम 3 मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व में दूसरी सरकारों में मंत्री रहे हैं। तो दलबदल को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट पार्टी बन गई है, चाहे वो केंद्र में आप देखिए, चाहे राज्यों में देखिए। नहीं, देखिए हम कोई सॉफ्ट नहीं बने हैं। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नेतृत्व के साथ और बड़े विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। अगर हमारे नेतृत्व के विजन को, हमारी आइडियोलॉजी को देश का कोई नागरिक स्वीकार करता है और उस स्वीकारता के कारण वो हमारे दल पे आता है, तो हम गुण दोष के आधार पर उस कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में लेते हैं।
जब वो पार्टी का वर्कर बन जाता है तो वहाँ की उस स्थान की परिस्थिति को देखते हुए वो विधायक का चुनाव भी लड़ता है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे दल में आने के बाद, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो हमारे दल में आने के बाद हमारी आइडियोलॉजी के साथ रहता है, हमारे नेतृत्व के साथ रहता है, हमारे विचार के साथ रहता है, हमारे सिस्टम के साथ रहता है। कि जब सारी चीज़ों को पूरा करता है तो उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये कार्यकर्ता हमारा है, और उस कार्यकर्ता को उसकी भावनाओं के अनुरूप और उसके वहाँ के सामाजिक समीकरणों के आधार पर, उसके स्थानीय जो समीकरण होते हैं, हम उसको चुनाव भी लड़ाते हैं, उसको नेतृत्व भी देते हैं। युवा देश में युवाओं पर इस समय संकट है और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। कम से कम जून के महीने में जो नीट की परीक्षा है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो तमाम परीक्षाएं ली गई हैं, और इन 10-12 दिनों में 3 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। पेपर लीक के मामले बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री नकारने के बाद स्वीकारते दिख रहे हैं। तो क्या एक ऐसी एजेंसी जिसको मोदी सरकार ने बनाया था, वो सरकार एजेंसी केवल परीक्षाएं कंडक्ट करने के लिए थी, तो ऐसी परीक्षाओं की पवित्रता और निष्पक्षता बनाने में नाकाम रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो नाकाम रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को आप सब लोगों के सामने स्वीकार भी किया है और आप सब लोगों के सामने उन्होंने बोला भी है कि हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो भी युवा बेरोजगार हैं या जो युवा शिक्षित हैं, जब वो किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो हम फेयर कंपटीशन चाहते हैं। अगर उसमें कोई भी अनियमितता हुई हो तो हम उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उन युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और जिसने भी अपराध किया है उस अपराध को हम जो है उस अपराधी की तरह देखेंगे और उस पर जो कड़े से कड़े प्रावधानों के साथ उसको सजा मिल सकती है वो सजा देंगे। और आगे आने वाले भविष्य में कैसे और सुधार हो सकता है, उस सुधार की प्रक्रिया को एडॉप्ट करते हुए हम आगे की परीक्षाएं कराएंगे। इसी के कारण ये 3 परीक्षाएं भी निरस्त हुई।